नमस्कार दोस्तों, मैं अंश सिंह जीके बाई अंश ठाकुर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये भारत पर मुस्लिम आक्रमण होगा। और यहीं से जो है जब भारत पे पहली बार मुसलमान आक्रमण करते हैं तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। वैसे तो वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से होती है, लेकिन मेडिवल इंडिया जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी भी होगा। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये वीडियो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जिसमें भी हिस्ट्री आती है सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बार भारत पे आक्रमण हुआ था वो आक्रमण अरब आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया था। फिर दोबारा से जब आक्रमण होता है तो तुर्क आक्रमणकारी करते हैं। पहले तो देखिए मुस्लिम आक्रमण होता क्यों है भारत पे। भारत हिंदू राष्ट्र था, आप सबको पता होगा। तो भारत में हिंदू थे, मुसलमान यहाँ पे थे नहीं। तो जो है मुसलमान, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो मुसलमानों का उद्देश्य क्या था कि भारत को लूटना इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना, प्रमोशन ऑफ इस्लाम। जिसमें अरब आक्रमणकारियों की अगर हम बात करें तो अरब आक्रमणकारी जो हैं इनका उद्देश्य मेजरली क्या था, ये सिर्फ भारत को लूटने के लिए ही आते थे। क्योंकि इनके यहाँ उतना अरब जान ही नहीं, अफगानिस्तान में पहाड़, बंजर ज़मीन, तो ये वहाँ कुछ होता नहीं था। भारत आते थे, भारत से लूट के लिए जाते थे। लेकिन बाद में जब तुर्क आक्रमण होता है तो तुर्क आक्रमण के लोग आते हैं, यहाँ बसते हैं, 2 डायनेस्टियाँ भी चलती हैं और उसी पे फिर आगे हमारे यहाँ मुसलमानों का आक्रमण राज चलता है। जैसे फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, जो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो अरब आक्रमण जो होता है ये सबसे पहले 712 ईस्वी में किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। अरब आक्रमण जो है, जैसा कि मैंने बताया, पहला मुस्लिम आक्रमण जो है अरब लोगों के द्वारा किया जाता है भारत में। द फर्स्ट टाइम हिंदू टर्म इंट्रोड्यूस बाय अरब इन रेफरेंस ऑफ इंडियन। और जो हिंदू, हम लोग खुद को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू शब्द भी अरब लोगों के द्वारा भारतीयों के रेफरेंस में ही यूज किया गया था। अब जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध, भारत के सिंध प्रांत पे हमला किया। उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान भारत में ही था, अफगानिस्तान का भी काफ़ी हिस्सा। तो सिंध प्रांत पे हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम। और वहाँ सिंध के राजा उस वक्त कौन थे? दाहिर। दाहिर की हत्या कर देता है। इसके बाद इस बात की जानकारी की अगर हम बात करें तो भारत में इस बात की जानकारी हमें मिलती है सिंध विजय की कासिम के द्वारा चचनामा से। अब चचनामा क्या है? चचनामा एक किताब है जो कि सिंध के राजा दाहिर जो हैं उनके पिता जो हैं चच के नाम पे ये चचनामा लिखी गई थी और उसमें से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें एक और किताब तारीख़ सिंध है जिसके लेखक मीर मोहम्मद मसोरम हुआ करते थे। इन 2 किताबों से, पहला चचनामा और दूसरा तारीख़ सिंध, इन 2 किताबों से हमें सिंध विक्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हमला किया और सिंध के राजा दाहिर को मारा। इसके बाद अगर हम और कुछ फैक्ट्स की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो जैसे अरोड़, सिंध की राजधानी उस वक्त अरोड़ हुआ करती थी। दाहिर का पुत्र जय सिंह पहला मुस्लिम बनता है जिसे ज़बरदस्ती उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया। और जजिया, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया पहली बार लगाया देवल में। देवल सिंध प्रांत का ही एक छोटा सा जिला हुआ करता था। इसके अलावा मुल्तान जो है, इसे अरब के रॉबर्स मुल्तान को गोल्डन सिटी के नाम से जानते थे, इसलिए तो वो लोग यहाँ इधर साइड आए हमला करने के लिए, क्योंकि बहुत जानते थे बहुत सोना खजाने से भरपूर है। अब जजिया जब आया तो जजिया के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जैसे जजिया को सबसे पहले अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों ने पढ़ा, जजिया को किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ लगाया? देवल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो लेकिन अब ये जो कासिम है ये कुछ लोगों से जजिया नहीं लेता था, जैसे आपके ब्राह्मण, सन्यासी होगा यहाँ पे, और इसके अलावा गरीब महिला या बच्चे, इन लोगों से जो है कर नहीं लेता था, और अपाहिज लोगों से भी मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन फिर 1376 में एक शासक होते हैं, शासक फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पे कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। इन द सेंस ब्राह्मणों पे कर लगाया से मतलब पूरे भारत पे 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि जब जजिया कर लग रहा है तो ये सबके ऊपर लगे, पूरे भारत में। देख जजिया क्या होता है, पहले बहुत लोगों को अगर नहीं पता होगा तो जजिया जो होता है
हिंदुओं पे लगने वाला, पुराने ज़माने में जब मुसलमान लोगों का शासन होता था तो हिंदुओं पे लगने वाला कर, या जिसे कह सकते हैं गैर मुसलमानों पे, जजिया एक धार्मिक कर हुआ करता था जो कि केवल हिंदुओं पे लगता था। आज जैसे हम लोग जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स में अलग अलग टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वैसे ही पहले टैक्स लगता था जजिया टैक्स, ये उन पे लगता था जो हिंदू हुआ करते थे, मुसलमानों पे नहीं लगता था। 1564 में जजिया को अकबर ने प्रोहिबिट कर दिया था, मतलब हटा दिया था। आप सबको पता होगा अकबर की पत्नी जोधा जो कि हिंदू थी, उनके कहने पे अकबर ने हटा दिया। 1679 में औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर को लगाया और 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत ही कमाल के शासक थे, इन्होंने जजिया कर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया कि जजिया अब कभी नहीं रहेगा। तो जजिया के बारे में ये 4 फैक्ट हो गए। पहला क्या, सबसे पहले इसको मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था देवल में, कब, 712 में, जब वो आया था उसके एक आगे उस साल बाद 712-13 में। 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने पूरे भारत पे लगाया। 1564 में अकबर ने इसको हटा दिया। 1679 में औरंगजेब ने दोबारा लगाया और 1720 में आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको हटा दिया कि जजिया जैसा कर अब कभी रहेगा नहीं हमेशा के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कश्मीर में जजिया कर को सिकंदर शाह ने लगाया था। सिकंदर शाह एक इम्पॉर्टेंट नाम है। कश्मीर में इसने जजिया कर को लगाया और इसे जैनुलाब्दीन के द्वारा बाद में वहाँ से हटा दिया गया। तो इसीलिए आपसे डायरेक्ट टाइटल में पूछा जाता है कश्मीर का अकबर, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है क्योंकि उसने पूरे भारत से हटाया था, इन्होंने कश्मीर से हटाया, तो एक कंपैरिजन होता है। इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जजिया कर अहमद शाह के द्वारा लगाया गया था, लेकिन ये अहमद शाह दूसरा है, अहमद शाह अब्दाली वाला मत समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं तुर्क इन्वेजन की। जैसा कि मैंने बताया अरब आक्रमणकारी तो केवल आए और भारत को लूट के चले गए। तो तुर्क इन्वेजन में 2 अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने हम पे हमला किया था। जैसे पहला आक्रमण जो पहली बार किया गया जिसे यामिनी या गजनवी वंश कहते हैं, जिसमें महमूद गजनवी जी हुए थे, महमूद गजनवी जैसे लोग। और दूसरी हमले की बात करें तो उसके बाद महमूद गजनवी के जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने किया। दोनों होते हैं तुर्क हमले ही, लेकिन अलग अलग दो लोगों के द्वारा किए गए, डायनेस्टीज़ भी अलग अलग थी। तो आइए हम इनको देखते हैं। बात करें अगर यामिनी डायनेस्टी की तो यामिनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे। अलप्तगीन अफ़गानिस्तान में ही रह गया था। अफ़गानिस्तान में एक शहर बनाता है जिसका नाम गजनी हुआ करता था 963 में। अलप्तगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन जो है वो शासन करता है। अलप्तगीन जो है उनकी मृत्यु 977 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद फिर अब उनका दामाद सुबुक्तगीन जब बनता है तो सुबुक्तगीन डिफीटेड जयपाल किंग ऑफ सिंध, सिंध के राजा जयपाल को हराता है। इट इज़ फर्स्ट तुर्क मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। और जब सुबुक्तगीन जयपाल को हराता है सिंध में तो ये पहला आक्रमण होता है। अब सुबुक्तगीन 997 में मर जाता है। इसके 2 बेटे होते हैं, महमूद गजनवी, इस्माइल बेग। तो महमूद गजनवी का नाम ही हमें आगे मिलता है। महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक था हु गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। और इस वक्त खलीफा एक पोस्ट होती थी जो पूरे मुसलमानों में सबसे ऊंची पोस्ट थी, खलीफा। इसके वक्त खलीफा अल सदीसी बिल्ला जी हुआ करते थे, जो मुसलमानों के खलीफा थे। सभी मुसलमान उनकी बात मानते थे। बहरहाल तो महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण करता है और इसके आक्रमण का उद्देश्य भारत को लूटना और गजनी में अपने साम्राज्य को बनाना था। पहली बार अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जब ये हमला करता है 1001 में और जयपाल को हराता है। अब ऐसा क्यों, मतलब बार बार जयपाल नाम ही क्यों आ रहा है, या सिंध का ही? क्योंकि सारे आक्रमण जो हैं हमारे अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान से भारत की तरफ आओ तो पहली सिटी जो है वो सिंध ही पड़ती थी जहाँ से भारत शुरू हो, तो इसलिए पहले वहीं सबको जाना पड़ता था। अब अगर बात करें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनवी किसका कंटेम्प्रोरी था? तो उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में उस वक्त राजेंद्र प्रथम का शासन था। जयपाल वॉज अ सिंगल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया हु सुसाइड विथ पिट्स ऑफ फायर। जब जयपाल हार जाता है तो आत्मदाह कर लेता है, आग में कूद जाता है। गजनवी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि गजनवी कहाँ से भारत आया? तो गजनवी भारत आता है खैबर दर्रे से। एंड विद्याधर एकमात्र ऐसा भारतीय राजा था, चंदेल राजा, जिसने कभी गजनवी से हार नहीं मानी।
अब और उसके जो महत्वपूर्ण इन्वेजन, 16वीं बार इसने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और ये टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। गजनवी के हमले के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन भीमदेव प्रथम ने करवाया। और अलबरूनी, इस बात की जानकारी, अलबरूनी ने, उसकी फेमस किताब है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अब अगर हम गजनवी के दरबारियों की बात करें तो पहले अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी, और इन चारों के द्वारा 4 किताब लिखी गई थी। जैसे अलबरूनी का सबसे इम्पोर्टेंट अलबरूनी का है किताबुल हिंद, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। आप लोग याद रखिएगा, शाहनामा जो है इसे अफ़गानिस्तान की महाभारत कहते हैं। उतबी ने किताबुल यामिनी लिखा और बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन। और ये जो उतबी था, ये उतबी इसका दरबारी इतिहासकार भी हुआ करता था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। वह बहुत बड़ा गणितज्ञ और खगोलविद शास्त्री था। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पिछली बार सीजीएल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और विश्व का पहला मुस्लिम भी अलबरूनी ही था जिसने संस्कृत पढ़ा। देखिए, जैसे शाहनामा को अफ़गानिस्तान की महाभारत कहते हैं, इसको मैंने बताया, और उतबी गजनवी का दरबारी इतिहास का था, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा शशबानी वंश, शशबानी डायनेस्टी जिसे कहते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें यामिनी डायनेस्टी की, तो उसमें अगर किसी से क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो वही जो फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी और इन लोग की किताब वाला हो गया, और बाकी मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, बस इसी से। बाकी वो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन वाला सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए था। आगे शशबानी डायनेस्टी की बात करें तो इस वंश का सबसे महान शासक मोहम्मद गोरी हुआ करता था, और ये गोमल दर्रे से भारत आया था। थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में, तो ये गोमल दर्रे से भारत आया था मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम प्रभुत्व का पिता कहा जाता है। और इसका पूरा नाम अगर हम बात करें, मोइनुद्दीन शमसुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गोरी था। देखिए, जान पड़ रहा है, पूरे ख़ानदान का नाम रख लिया। खैर, इसको आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। बाकी बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से भारत आता है। और अगर बात करें महमूद गजनवी की, तो वो खैबर दर्रे से आया था। आगे बढ़ते हैं। 1175 में गोरी ने मुल्तान जीता, उसकी फेमस लड़ाइयाँ मुल्तान जीता। 1178 में गोरी ने जब राजस्थान की ओर हमला किया, अब उसने सोचा पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, तो उस वक्त वहाँ पे भीमराज द्वितीय और मूलराज सेकंड, ये दोनों शासन कर रहे थे। और उस टाइम लड़ाई होती है, जब ये हमला करता है तो नायका देवी जो भीमदेव सेकंड की मदर हुआ करती थी, इनके नेतृत्व में गौरी हार जाता है। सोचिए कितनी बहादुर महिला थी ये, गौरी जैसे आक्रांताओं को भगा दी। इसके बाद हम आगे देखें तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें गौरी ने जयचंद को हराया था। और सबसे फेमस बैटल्स अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो 2 बैटल्स हैं, 1191-92 तराइन के दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, गौरी हारता है। अगली बार वो वही जयचंद जिसको 1194 में हराया था इसने, उसको मिलाता है, और पृथ्वीराज चौहान को हरा के गौरी खुद जीत जाता है चंदावर के युद्ध में। उसके बाद जयचंद जिसने इसकी मदद की उसे भी हरा देता है, और उसके बाद गजनी वापस लौट जाता है मोहम्मद गोरी 1194 में ही। लेकिन अब जब गोरी यहाँ से चला गया तो कोई तो चाहिए ना यहाँ भारत को देखने के लिए, तो उसके बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उसे यहाँ का शासक बना दिया। और 1205 में जब गौरी दोबारा भारत आता है कि चलें हम देखें हमारा गुलाम कैसे देख रेख कर रहा है, हाल खबर लेने के लिए जब 1205 में गौरी भारत आता है, तो 1206 में पंजाब, उस वक्त वही पाकिस्तान वाला जो एरिया है पंजाब नदी, वहाँ पे पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब पड़ता है, वहाँ झेलम नदी के किनारे खोखाखोर जनजातियों के द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद फिर आगे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ का स्वतंत्र शासक हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि एक गुलाम था इसलिए गुलाम वंश की स्थापना करता है, और उसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है।
सो ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में।